गुड मॉर्निंग। फार्माकोन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, और उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन इन डिस्क्रिप्टिव। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो मैंने ये आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन के एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन इन डिटेल। जब बात एब्जॉर्प्शन की आती है तो सीधा सा बताया कि फार्मेकोकाइनेटिक्स, यानी फार्मेकोकाइनेटिक्स मीन्स होता है जो काम बॉडी ड्रग के साथ करे। बॉडी सबसे पहला काम करेगी एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ADME। उनमें से पूछा है कि कौन कौन सी फैक्टर है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। अब सिंपल सी सोचने की बात है कि एब्जॉर्ब होने के लिए पहले आप डोजेज फॉर्म लेंगे तो जाहिर सी बात स्टोमक इंटेस्टाइन तक जाएगी। एब्जॉर्प्शन होने के लिए ड्रग का लिपिड सोल्यूबल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? लिपिड सोल्यूबल। और लिपिड सोल्यूबल कब रहेगी? जब ड्रग आपकी अनआयोनाइज फॉर्म रहेगी, यानी जैसे आपने दी है उसी ही कंडीशन में रहेगी। और अनआयोनाइज कब रहेगी? जब आपके सेम मीडियम रहेगी। सेम मीडियम मीन्स क्या है? Weakly acidic drug remain unionized in acidic medium and basic drug remain unionized in the basic medium। अब यहाँ पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करेंगे। अब मेजर सोचा जाए तो जो पहला फैक्टर तो आपके जो ड्रग आप ले रहे हैं उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरा उस ड्रग को आपने फॉर्मुलेशन कैसे किया है, और तीसरा मेजर फैक्टर आता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले अपन ने देखा है कि पहला लिखा है फार्मास्यूटिकल फैक्टर, यानी जो ड्रग आप ले रहे हैं उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसकी ये सब्सटेंस का डिजोल्यूशन क्या है, यानी सोल्युबिलिटी क्या है, डिजोल्यूशन रेट क्या है। दूसरा पार्टिकल साइज क्या है, यानी जितनी पार्टिकल साइज कम होगी उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहला आपकी प्रॉपर्टी में क्या हो गया? ड्रग सोल्युबिलिटी एंड डिजोल्यूशन। दूसरा आपका हो गया पार्टिकल साइज, और तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म या एपोमॉर्फिज्म, और चौथा हो गया सोलवेंट या हाइड्रेट, और पांचवा हो गया साल्ट फॉर्म। ये साल्ट में सीधा सा है pH इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, और आयोनाइजेशन स्टेट, जैसे मैंने बताया था आपको कि ड्रग का अनआयोनाइज फॉर्म में रहना जरूरी। तो ये पहला आपका हो गया फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की सोल्युबिलिटी क्या है, उसकी पार्टिकल साइज क्या है, उसका पॉलीमॉर्फिज्म एपोमॉर्फिज्म होता है कि नहीं होता है, सॉल्वेंट या साल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग या आयोनाइजेशन स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन सा फैक्टर है। तो दूसरा फैक्टर है फॉर्मुलेशन फैक्टर, यानी अभी अपन ने पढ़ा था कि ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है और उसका एब्जॉर्प्शन पे क्या प्रभाव रहता है। अब ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के अलावा आपने उसका फॉर्मुलेशन कैसे किया है, यानी फॉर्मुलेशन सीधा सा बात कर रहे हैं डोजेज फॉर्म। किसकी बात कर रहे हैं? डोजेज फॉर्म का मीन्स है एक्टिव ड्रग के अलावा आपने उसमें बहुत सारे एक्सिपिएंट डाले हैं, आपने उसको एंट्री कोटेड बनाया है, फिल्म कोटेड टैबलेट बनाई है या शुगर कोटेड बनाई है। इन सब का डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग अलग होता है, मीन्स एब्जॉर्प्शन का तरीका भी अलग अलग होता है, टाइम भी अलग अलग होता है। तो दूसरा मेजर फैक्टर है वो है फॉर्मुलेशन फैक्टर, मीन्स उस ड्रग को आपने बनाया कैसे। तो सबसे पहला दिया है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम। अब ये डिपेंड करेगा डिसइंटीग्रेशन टाइम कि आपके पास डोजेज फॉर्म कौन सी, शुगर कोटेड है तो उसका अलग है, फिल्म कोटेड है तो अलग है। दूसरा दिया मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल, यानी सबका अपना अपना एक प्रॉपर्टी ऑफ बनाने, ये आप ग्रेनुलेशन मेथड अलग होता है, बनाने का तरीका या कंप्रेशन फोर्स अलग अलग होता है। तो ये वेरिएबिलिटी हर डोजेज फॉर्म या हर एक कंपनी की अलग अलग होती है। तीसरा है नेचर एंड डोजेज फॉर्म, यानी आपने उसका सिरप या सॉल्यूशन बनाया तो डिजोल्यूशन रेट अच्छी रहेगी, या टैबलेट बनाया तो पहले वो डिसइंटीग्रेट होगी, उसके बाद डिजोल्व होगी, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी। या फिर फैक्टर हो गया आपका फार्मास्यूटिकल एक्सपिएंट, जो एक्सिपिएंट कौन से काम में लिए, यानी एक्टिव ड्रग के अलावा जो भी एक्सिपिएंट काम में लिए जाते हैं, जो भी इसमें जैसे आपको डाइल्यूएंट हो गया, डिसइंटीग्रेट एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब किस में आ गए? एक्सिपिएंट पे। या प्रोडक्ट की एज क्या है और उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, यानी आप कह सकते हैं ये जितने भी फैक्टर ये सब आपके फॉर्मुलेशन फैक्टर है
यानी उस डोजेज फॉर्म को बढ़ाने के तरीके की बात कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर कौन सा हो गया आपका, डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है उसका, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल, तीसरा डोजेज फॉर्म का नेचर क्या है, किस प्रकार की है, और आपने किस प्रकार के एक्सपिएंट उसमें काम लिए हैं, या प्रोडक्ट की एज या स्टोरेज कंडीशन क्या है। यानी अगर आपने स्टोरेज अच्छे से नहीं किया है तो वो उस ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है, डोजेज फॉर्म की चेंज कर सकता है। तो दूसरा फैक्टर आपका हो गया फॉर्मुलेशन फैक्टर। मीन्स आप बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपके डोजेज फॉर्म या ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। तो पहला तो आपने फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की, यानी सोल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, पॉलीमॉर्फिज्म या सोलवेंट, साल्ट फॉर्म हो गया, आयोनाइजेशन और पीके पीएच। नेक्स्ट आ गया फॉर्मुलेशन फैक्टर, यानी इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल क्या है, किस प्रकार की डोजेज फॉर्म है, या इसमें कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एक्सपिएंट काम में लिया है, ये प्रोडक्ट की एज क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है। और नेक्स्ट जो मेजर फैक्टर आता है कि उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, यानी पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। अब पेशेंट में पहला क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, यानी बॉडी की, उस पेशेंट की फिजियोलॉजी कैसी है बॉडी की। नेक्स्ट दिया मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, यानी मेन अगर देखा जाए तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में मेन रोल रहता है मेम्ब्रेन का, तो उसका किस प्रकार का नेचर है, ट्रांसपोर्ट, नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट दिया जीआईटी मोटिलिटी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के अंदर उसकी इम्पटिंग रेट क्या है, या इंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या हो रही है, या इंटेस्टाइनल ट्रांसिट क्या है, ब्लड फ्लो इसमें कितना हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये इस पर भी डिपेंड करेगी। तो पहला आपको या फिजियोलॉजिकल फैक्टर, या मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी कैसी है, जीआईटी की मोटिलिटी कैसी है, या उस पेशेंट की एज क्या है, या उसकी बायोअबिलिटी कितनी है, यानी ड्रग, या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी इसको प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री सिस्टमिक, यानी आप कह सकते हैं सिस्टम में जाने से पहले जो ड्रग मेटाबोलाइज होगी। मीन्स आप कह सकते हैं अगर आपने 500 मिलीग्राम दी और 200 मिलीग्राम अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म है, मीन्स 200 मिलीग्राम आपका इन कम अवेलेबल रहेगी, यानी उसकी बायोबिलिटी कम रहेगी। तो ये फैक्टर भी एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करता है, क्योंकि ये जनरली लीवर में होता है। किसमें होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी ब्लड में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। और उसकी ड्रग की सोल्युबिलिटी या इसकी केमिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है, यानी ये आपके पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हो गए जो आपके एब्जॉर्प्शन को या उसके बायोइक्विवेलेंस क्या है। तो अपन बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो 3 प्रकार के फैक्टर थे आपके, पहले फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, दूसरा आपने डोजेज फॉर्म या फॉर्मुलेशन फैक्टर कौन कौन से हैं, और तीसरे ये पेशेंट रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इनमें से जितना आप कर सकते हो एक क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यानी दिस इज द मेन पार्ट ऑफ ड्रग एक्शन। यानी जब आप फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ड्रग एक बार अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी बात कर रहे हैं ब्लड की, किसकी बात कर रहे हैं। अब इस ब्लड में जाने के बाद ये रिमेनिंग टिश्यू और सेल तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एब्जॉर्ब होने के बाद साइट ऑफ एक्शन पे यार आप कह सकते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी ब्लड एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड एंड टिश्यू के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना। अब इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको अपन डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ड्रग एडमिनिस्टर्ड IV अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर है। तो इसमें पूछा है कि भी डिस्कस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल। तो पहली बात तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द ब्लड एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी, जिसे इंक्लूडिंग फैट, मसल्स एंड ब्रेन टिश्यू
and effective distribution is the crucial for the drug to reach a site of action. यानी आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मेनली डिपेंड अपॉन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड लिपिड सोल्युबिलिटी. लिपिड सोल्युबिलिटी जब कैसे क्या ड्रग एक बार सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद वो उस प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती है और उसके साथ बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है. अब उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने के अगेन उसको ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके और टिश्यू या एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड और टिश्यू तक जाना पड़ेगा. मीन्स उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा. यानी जितनी ज़्यादा लिपिड सोल्युबिलिटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा और जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम होगा. यानी आप कह सकते हैं दो मेन फैक्टर जो है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. पहला हो गया प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और लिपिड सोल्युबिलिटी. यानी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम होगा और लिपिड सोल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा. अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है. पहला दिया है एक्वस एंड लिपिड कंपार्टमेंट. एक्वस कौन सा हो गया यानी बॉडी कंपोज एक्वस एंड लिपिड कंपार्टमेंट दो बहुत. जैसे अपन प्लाज्मा की बात कर रहे हैं टिश्यू की बात कर रहे हैं. अब देखो लिपिड कंपार्टमेंट कौन कौन से हो गए जैसे आपके एडिपोज टिश्यू और सेल मेम्ब्रेन. एक्वस कंपार्टमेंट कौन कौन से हो गया कि आपके ब्लड प्लाज्मा या आप कह सकते हैं सेलुलर फ्लूइड के अंदर. यानी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये दोनों जो कंपार्टमेंट के बीच में होता है एक्वस और लिपिड. इसीलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ड्रग का लिपिड सोल्यूबल होना जरूरी है. अगर लिपिड सोल्यूबल नहीं होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. तो पहला आपका एक्वस एंड लिपिड कंपार्टमेंट कौन सा हो गया. एक्वस में तो आपका हो गया जो ब्लड प्लाज्मा या सेलुलर फ्लूइड और एक लिपिड कंपार्टमेंट आपको हो गया एडिपोज टिश्यू और सेल मेम्ब्रेन. अब कह रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर है अफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों अपन डिटेल में पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो आपको पूरी डिटेल में बताना है कि पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है और दूसरा फैक्टर जैसे अपन अभी डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन में उसी प्रकार इसका क्या है एक्वस सोल्युबिलिटी. यानी एक्वस सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो ड्रग का क्या होगा डिफिकल्टी इन द क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन. यानी उसका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि उसमें अगर बात करें लिपिड कंपार्टमेंट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. और जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम होगा. या लिपिड सोल्युबिलिटी जितना ज़्यादा होगी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा. और बात करें इसके बाद टिश्यू सिक्वेस्ट्रेशन मतलब बहुत सारी ड्रग ऐसी है जो टिश्यू में स्टोर रहती है और अफेक्टिंग द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. यानी फैक्टर की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करने वाले हैं. यानी सिंपल सी आप कह सकते हैं कि पहला तो एक्वस सोल्युबिलिटी नंबर 1, नंबर 2 ब्लड फ्लो, नंबर 3 प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, नंबर 4 लिपिड सोल्युबिलिटी एंड टिश्यू सिक्वेस्ट्रेशन. अब एक्वस सोल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो लिमिटेड उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आपकी लिपिड की बनी होती है. तो ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा रहेगा. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी डिस्ट्रीब्यूशन उतना कम होगा एंड लिपिड सोल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा. और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ब्रेन बैरियर मीन्स क्या है सिंपल सा कि टाइट जंक्शन बिटवीन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियल सेल एंड द क्लोज एसोसिएशन ऑफ द गैलियल सेल क्रिएट द ब्लड ब्रेन बैरियर. और इसमें बहुत ही लिमिटेड डिफ्यूजन होता है और ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वही आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है. अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ. ड्रग एडमिनिस्ट्रेड आईवी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन. रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होती है इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट टू ऑर्गन और उसके बाद वापस अगर हाई ब्लड फ्लो होता है तो ये वस्कुलर टिश्यू तक भी और फिर क्या हो सकती है डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है. तो ये आपका क्वेश्चन एक था डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिटेल. अब नेक्स्ट दिया डिस्कस ड्रग थेरेपी इन द शॉक. देखो शॉक क्या होता है.
शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। कैसी होती है? एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। यानी थ्रेट, शॉक एक प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और जिसके अंदर आपके कह सकते हैं ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होती है या फिर इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन होता है। और इसकी वजह से आपको जो इसका मेन कारण किस वजह से हो सकता है, कोई सीवियर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कोई ट्रेजेडी हुई, ट्रॉमा हुआ है, आपका हार्ट फेल हुआ, या कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुई। तो यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि शॉक का मैनेजमेंट कैसा करेंगे, शॉक क्या है। तो पहली बात तो शॉक इज ए सिंपल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। और किस वजह से हो सकता है कि सीवियर इन्फेक्शन वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन है। अब देखा जाए सबसे पहले इसका कौन कौन से प्रिंसिपल है जो शॉक मैनेजमेंट में काम ले सकते हैं। तो सबसे पहला है कि फ्लूइड चढ़ा दो। क्या कर दें? यानी जब अपन बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो रही है, और ऑक्सीजन डिलीवरी कब होगी? जब आप ब्लड का वॉल्यूम प्रॉपर रहेगा। क्या रहेगा? तो इसको इनिशियली उस वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए आप क्या चढ़ा देते हैं? फ्लूइड। यानी उस नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट चढ़ा सकते हैं, या कोलोइड में एल्ब्यूमिन, इसको कॉमनली काम ले सकते हैं। और दूसरा आपने यूज किया वैसोप्रेसर। वैसोप्रेसर मीन्स अब शॉक के केस में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो वैसोप्रेसर एजेंट आप डाल सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो दूसरी जो इसमें मैनेजमेंट में ले सकते हैं वैसोप्रेशर एजेंट, जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन होगी, डोपामीन, और आयनोट्रोपिक ड्रग। आयनोट्रोपिक मीन्स क्या? ड्रग, ड्रग विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी हार्ट जितना ज़्यादा काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो तीसरी जो मैनेजमेंट में काम ले सकते हैं आयनोट्रोपिक ड्रग, या फिर उस पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी। चलो बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल इन द ऑफ द शॉक मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल सिंपल सा आप देखा होगा कि सबसे पहले फ्लूइड देना है, फिर आप उसमें क्या दे सकते हैं? वैसोप्रेशर एजेंट दे सकते हैं, उसमें आयनोट्रोपिक ड्रग दे सकते हैं, या ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि शॉक के अंदर आपका ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है। डिलीवरी कम होने के पीछे कारण क्या है? या तो हार्ट कम काम कर रहा है, या आपका बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर कम हो गया है, और या आपके मसल्स में ज़्यादा डायलेशन आने की वजह से आपके ब्लड का प्रेशर कम है। तो उनको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या दे दी? आपने फ्लूइड चढ़ा दिया। उसके बाद आपने प्रेशर बढ़ाने के लिए वैसोप्रेशर एजेंट दे दिया, जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या डोपामीन, या फिर आप आयनोट्रोपिक ड्रग मीन्स ड्रग विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जैसे डोबुटामीन, या साथ ही साथ आप क्या दे सकते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी। यानी ये आपके शॉक को मैनेज करने के 4 प्रिंसिपल। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कॉमनली ड्रग यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी। अब पहला दिया नॉरएपिनेफ्रिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन बोले तो नॉर एड्रेनलिन, इट इज ए सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग एंड सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड प्रेशर। तो ये एक प्रकार की वेजो कंस्ट्रक्टर करती है, यानी अल्फा 1 की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होता है जो जनरली ब्लड वेसल से पाया जाता है। तो पहला आपका हो गया नॉरएपिनेफ्रिन, और दूसरा इपिनेफ्रिन। ये भी सेम अल्फा और बीटा पे काम करेगी। अगर अल्फा पे काम करेगी तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, और बीटा पे काम करेगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। बीटा कहाँ पाया जाता है? बीटा 1 हार्ट के अंदर, और अल्फा ब्लड वेसल्स के अंदर। तो 2 ड्रग आपकी होगी नॉरएपिनेफ्रिन एंड इपिनेफ्रिन। नेक्स्ट दी आपकी डोपामीन। क्या दी है? डोपामीन। अब डोपामीन से ये डोज डिपेंडेंट इफेक्ट देती है, यानी लो डोज स्टिमुलेट द डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर एंड मॉडरेट डोज इनहेंस द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हाई डोज कॉज द वेजो कंस्ट्रक्शन। यानी डोपामीन का इफेक्ट हमेशा डोज डिपेंडेंट होता है कि आप लो डोज ले लेंगे तो वो क्या करेगी? डोपामीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, और थोड़ी मॉडरेट डोज पे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगी, और हाई डोज पे वेजो कॉन्ट्रैक्शन करेगी। और ये वेरियस टाइप ऑफ शॉक में काम लेते हैं। नेक्स्ट दिया फिनाइलिफेरिन। ये भी एक प्रकार की सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग है, यानी इसके मैकेनिज्म कह सकते हैं प्योर
अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और कॉजिंग द वेजो कंस्ट्रक्शन, यानी ये प्रेशर बढ़ाएगी। और ये हाइपोटेंशन, एब्सेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डियम काम लेते हैं इंडिकेशन। और फिर आ गया आपका डोपामीन, डोबूटामीन इज आइनोट्रोपिक ड्रग, और ये बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है। बीटा 1 कहाँ पाया जाता है? कार्डियक, और जिसका नेचर होता है स्टिमुलेटरी, और ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा, और ये हार्ट फेलियर में काम लेते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में काम लेते हैं। नेक्स्ट दिया वेसोप्रेशन, इट इज ए वेसोप्रेसिन, यानी वेजो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और ये भी सेप्टिक शॉक के अंदर काम ले सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव हाइपोटेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्टीरॉयड काम ले सकते हैं, क्या लें? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यानी आप कह सकते हैं शॉक मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से हो गया? सबसे पहला, क्योंकि शॉक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपको पता है कि एक तो फ्लूइड मेंटेन करो, वैसोप्रेसर एजेंट दो, आइनोट्रोपिक ड्रग एंड ऑक्सीजन थेरेपी। तो ये मैक्सिमम ड्रग जो बात कर रहा है कि सबसे पहले एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, बोथ आर द सिंपैथेटिक ड्रग, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फिर बात किया डोपामीन, ये भी एक एड्रेनर्जिक ड्रग है जो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट करती है। फिनालिफेरिन हो गया, डोबूटामीन हो गया, और ये वेसोप्रेसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड।